नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दस्तक की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यानी कि रात 9:08 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.6 तीव्रता वाला ये भूकंप दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक में केंद्र वाला ये भूकंप था। इसका केंद्र हरियाणा के रोहतक में था और इन भूकंप के झटकों के बाद लोगों में दहशत फैल गई। वो अपने घरों से बाहर निकल आए। इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। दिल्ली एनसीआर में इसके झटके महसूस किए गए। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी तरह के कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और ये 5वां झटका है। रोहतक, हरियाणा के रोहतक में 5 किलोमीटर जमीन के नीचे भूकंप का ये केंद्र था। तीव्रता इसकी 4.6 मापी गई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 9:08 यानी कि अब से लगभग 1 घंटा पहले भूकंप का ये झटका महसूस किया गया। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छी तरह से दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद में लोगों ने भूकंप के इस झटके को अच्छी तरह से महसूस किया है। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का ये केंद्र था। 4.6 तीव्रता वाला ये भूकंप था जिसने लोगों को डरा दिया, क्योंकि भूकंप का ये झटका जब आया, हालांकि कुछ सेकंड्स के लिए था, लेकिन लोगों ने इसे महसूस किया। 2 दिन के बाद लॉकडाउन 5 शुरू हो जाएगा। इसमें देश कितना बंद रहेगा, कितना खुलेगा, ये साफ होना भी बाकी है। लेकिन जून के महीने में कोरोना का कहर कैसा होगा? जिस तरह पिछले 10-12 दिनों में कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, उसमें खतरे की आशंका बढ़ती हुई दिख रही है। पच्चीस मार्च लॉकडाउन 1, कोरोना के केस 635। 15 अप्रैल लॉकडाउन 2, कोरोना केस 11,439। 4 मई लॉकडाउन 3, कोरोना केस 42,533। 18 मई लॉकडाउन 4, कोरोना केस 96,169। 29 मई लॉकडाउन 5 से 2 दिन पहले। लॉकडाउन के 66 दिनों में कोरोना के मामले 635 से बढ़कर 1,65,000 से अधिक हो गए। जाते हुए मई में मामले इस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सवाल है कि जून में क्या होगा? क्या कोरोना पर नियंत्रण होगा या बेहिसाब बढ़ेगा? क्या जून के आखिरी तक हालात और बिगड़ सकते हैं? लॉकडाउन 4 में बहुत तेजी से मामले बढ़े और अब यह खत्म होने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि लॉकडाउन 5 में क्या होगा? क्या जून में जिस तरह गर्मी बढ़ेगी उसी तरह कहीं कोरोना के मामले तो नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि मुंबई से दिल्ली तक अभी त्राहिमाम की स्थिति है। भारत में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली का लेके चले तो कल 1,000 केसेस आए, लेकिन 15 दिन पहले देखें तो 500 केसेस रोज के थे। आज 1,000 हैं तो 15 दिन के बाद में 2,000 केसेस रोज के आएंगे। उसी तरीके से हमारा जो डबलिंग रेट है वो 13-14 दिन के बीच में चल रहा है। ये लीनियर रिग्रेशन है, यानी कि लीनियर राइज हमारा हो रहा है। धीरे 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 केसेस एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, आज जितने केसेस होंगे 13 दिन के बाद में उतने केसेस डबल होंगे। इसे लीनियर बोलते हैं। जान के साथ जहान बचाने के चक्कर में लॉकडाउन 4 में ढील दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना ने भी अपने फैलाव के लिए ज्यादा रियायत ले ली। 18 मई को देश में कोरोना के 96,169 मामले थे, जो आज बढ़कर 1,65,798 हो गए। जबकि 18 मई से 11 दिन पहले यानी 7 मई को कोरोना के 52,961 मामले थे। 7 मई से 18 मई के बीच कोरोना के मामले 43,218 बढ़ गए, जबकि
18 मई से 29 मई के बीच बढ़े कोरोना मरीज हो गए 49,629। ऐसे ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 मई से 18 मई के बीच 1,246 रही, जबकि 18 मई से 29 मई के बीच हो गई है 1,677। जबकि लॉकडाउन 4 का असर तो अभी 4-5 दिन बाद से ही पता चलेगा, जब 14 दिन पूरे होंगे। पूरे देश में डॉक्टरों की टीम इस काम में लगी हुई है कि जैसे भी हो हालात को नियंत्रण में लाया जाए, लेकिन बढ़ते समय के साथ कोरोना में गिरावट के आसार नहीं दिखते। पीक तब बोलेंगे जब केसेस स्टेशनरी हो जाएं और उसके बाद में कम होने चालू हो जाएं, और पीक से पहले सर्ज भी आ सकता है, जिसे सुनामी बोलते हैं, कि अचानक एक दिन में जो केसेस हैं वो 15 दिन पहले के मुकाबले 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना हो जाए, उसे सर्ज कहते हैं, उसे पीक भी बोल सकते हैं। अभी पीक नहीं आया, अभी पीक आने में समय लगेगा। कोरोना का खेल ये है कि वो बड़ी तेजी से फैल रहा है और उसमें आने वाला समय और बुरा हो सकता है। इसके कुछ ठोस कारण हैं। मजदूरों के विस्थापन से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। बाजार वगैरह खुलने से लोगों का मिलना जुलना ज्यादा हुआ है। ट्रेन और विमान सेवा शुरू हो गई, जहां बिना लक्षण के भी कोरोना के मामले आने लगे। देश के टॉप के 11 शहरों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, बल्कि 70% मामले हैं। 5 ऐसे शहर हैं जहां देश के कुल 60% कोरोना मरीज हैं। उन शहरों की सघन आबादी में लोगों का मिलना जुलना और मामलों को बढ़ा सकता है। काम धंधे के लिए खुली कंपनियों और फैक्ट्रियों से भी खतरे बढ़ सकते हैं। इस पर से कोरोना को रोकने के लिए कोई इंतजाम या उपाय दिखता नहीं। दवाएं और वैक्सीन अभी अमेरिका, यूरोप के देशों के लिए भी दूर की कौड़ी है। इन सब के साए में महीने भर का अनुभव जून के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। वैसे भी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज तक से बातचीत में कह दिया था कि कोरोना के लिए जून काफी खतरनाक रहेगा। उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। वैसे स्थिति इस बीच इतनी खराब हो चुकी है कि कोरोना मरीजों और मृतकों के मामलों में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, जहां से यह कोरोना वायरस समूची दुनिया में फैला। चीन में कोरोना के मामले 84,106 हैं, जबकि भारत में 1,65,798, यानी करीब करीब 2 गुना। वैसे ही चीन में मरने वालों की संख्या 4,638 है, जबकि भारत में यह संख्या उससे बढ़कर 4,707 हो गई है। इस बीच लॉकडाउन 5 में बंदिशों का ताला और भी खुलने के आसार दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच आज बातचीत हुई। वैसे गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी। मुझे लगता है कि लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 जून तक बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिम्स, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। 1 जून से लॉकडाउन 5 की मियाद शुरू हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन के साथ लोगों की नजर इस पर है कि जून में कोरोना का कहर कितना फैलता और कितना रुकता है। आज तक ब्यूरो। जून के महीने में कोरोना क्या करेगा ये अभी देखना बाकी है, लेकिन दिल्ली में कोरोना ने बहुत तेजी से छलांग लगा दी है। यहां जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उससे डर है कि कहीं कोरोना का विस्फोट यहां पर ना हो जाए। स्थिति ये है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य अब सीमाओं की सीलबंदी में जुट गए हैं। दिल्ली की सीलबंदी की ये तस्वीरें हैं। जिस तरह दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की लगी सरहदों पर लोगों के आने जाने पर बेहद सख्ती हो गई है। इससे लोग परेशान हो गए।
यहाँ तस्वीरों में देखिए कि क्या कुछ स्थिति है, यहाँ पर ट्रैफिक की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर खासा आक्रोश फिलहाल बना हुआ है। अभी डेली कंटिन्यू जा रहे थे, कोई नहीं रोके, आज रोक दिया। अभी दोपहर में ऐसा हो जाएगा फिर नहीं रोकेंगे, या तो मैं एकदम कंटिन्यू ही बंद कर दूं, इंसान घर से नहीं, या कंपनी वालों को भी रहेगा कि भाई कोई आ ही नहीं सकता है। कंपनी वालों को पता है कि आ नहीं सकते हैं, अब कंपनी वाले बोलते हैं ड्यूटी आओ। टाइम में डेली पंगा होता है, डेली जरूरी सेवा ये काम है, नौकरी है तो जरूरी सेवा ये है नहीं। कोरोना के मामले में गुजरात दिल्ली से आगे था, लेकिन अब दिल्ली डरावने मोड़ पर खड़ा है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में कोरोना के 1106 नए मरीज सामने आए हैं, जो एक दिन में मरीजों की बढ़ी हुई सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 17,386 तक पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 398 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 100 के पार जा चुकी है। लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि हालात को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन पड़ोसी राज्यों को यकीन नहीं आ रहा। हरियाणा को लगता है कि दिल्ली से सटे उसके जिलों में दिल्ली के कारण ही कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है। ये भी जानना जरूरी है कि दिल्ली में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बढ़े हैं। लेकिन दिल्ली में अच्छी चीज़ ये है कि पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। नहीं, दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे ज़िले हैं, वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते ज़िलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए। इस बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण से कितने लोगों की जान गई, इस संख्या पर भी सवाल उठे तो दिल्ली सरकार के दो मंत्री अपना हिसाब किताब लेकर आए कि कोरोना की फाइलों में गड़बड़ी तो जरूर है। तो ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में, वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई, वहां की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई। जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ्स जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की। दिल्ली में क्या झुग्गी झोपड़ी और क्या लुटियन जोन के सत्ता वाले गलियारे, कोरोना ने हर तरफ अपने पांव पसार लिए हैं। राज्यसभा सचिवालय के एक डायरेक्टर, उनकी पत्नी और बच्चे को कोरोना हो गया है। गुरुवार तक वो संसद भवन एनेक्सी के अपने दफ्तर में आ रहे थे। उप राज्यपाल के दफ्तर में 4 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। सावधानी बरतते हुए दफ्तर के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। दिल्ली में मेयर हाउस के सुरक्षा गार्ड को कोरोना होने के कारण नॉर्थ एमसीडी के मेयर अवतार सिंह समेत 21 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि लॉकडाउन 4 में लोगों की बढ़ी आवाजाही कहीं कोरोना को फैलाने का सबब तो नहीं। 2 दिन के बाद लॉकडाउन 5 दस्तक दे रहा है, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। दिल्ली में हालात विस्फोटक भले न हो, लेकिन काबू में तो नहीं दिखते। देश की राजधानी आज कोरोना वायरस के सामने पस्त नजर आ रही है। वैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 दिन पहले कहा था कि अगर मामले 30,000 तक पहुंच जाएं, तो भी उससे निपटने के लिए वो तैयार हैं। अगर जून में हालात बिगड़े तो वो तैयारी मुख्यमंत्री को अभी से कर लेनी चाहिए। आने वाले दिन दिल्ली की बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली को दूरगामी रणनीति बनानी होगी। आज तक ब्यूरो। दुनिया के देशों में हमारा देश हिंदुस्तान कोरोना के मामले में 9वें नंबर का देश है और इस 9वें नंबर के देश का नंबर 1 प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र।
उस महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना के 1400 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आ गए हैं। अब सवाल यह है कि जून में जब मॉनसून आएगा तब क्या होगा। एक तो मुंबई और उस पर से धारावी। एशिया की सबसे बड़ी इस झुग्गी बस्ती ने मुंबई को टेंशन दिया है। मुंबई का नाम अगर देश का कोरोना कैपिटल पड़ने लगा है तो इसमें बड़ा योगदान धारावी का भी है। उस पर से डर यह है कि जैसे अगले महीने मॉनसून आ धमकेगा तब क्या होगा। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। केसेस का आंकड़ा 35,000 के पार चला गया है और अब सरकार के सामने एक नई मुसीबत है और वो है मॉनसून की। मौसम विभाग की मांगे तो कल ही प्री मॉनसून एक्टिविटी मुंबई में शुरू हो जाएगी और जून के पहले सप्ताह में ही मॉनसून मुंबई में दस्तक दे देगा। कोरोना ने मुंबई को आहिस्ता आहिस्ता अपनी चपेट में ले लिया है, बड़े ही डरावने अंदाज में। मुंबई में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1467 नए मामले सामने आए। अब तक मुंबई में कोरोना के 35,485 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 25,694 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना से मुंबई में 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,135 हो गया है। कोरोना का बढ़ता आंकड़ा सरकार को तनाव दे रहा है तो उस पर से विपक्ष का दबाव भी है कि सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। लेकिन महत्व की बात यह है कि आज मुंबई की स्थिति अगर हम देखें तो मुंबई में अस्पताल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग रास्तों पर मर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार ने जो चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि एक स्पाइक आएगा इसकी इत्तला सरकार को दी गई थी और कम से कम 1-1.5 महीना पहले दी गई थी और इस स्पाइक के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ये भी बताया गया था। पर दुर्दैव से सरकार ने उसको अंडर एस्टिमेट किया और वो तैयारी नहीं की। महाराष्ट्र देश में कोरोना के मामले में नंबर 1 है और वहां नंबर 1 है मुंबई। इसका खामियाजा वहां कोरोना के खिलाफ जंग में अगले मोर्चे पर डटे मुंबई पुलिस के जवानों को ही नहीं भुगतना पड़ रहा है, बल्कि अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने वाले फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कोरोना का कहर टूटा है। मुंबई में अब फायर ब्रिगेड के 41 जवान इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 22 फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जवान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। इन 22 में से 4 की हालत सीरियस है और इन्हें आईसीयू में रखा गया है, जबकि 14 अधिकारी और जवान पॉजिटिव आने के बाद से होम क्वारंटीन है। अभी तक 3 कर्मचारी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि कोरोना 2 की जान ले चुका है। बिगड़ते हालात में भी मुंबई पुलिस पूरा दम लगाकर लड़ रही है, जबकि उस पर तो कोरोना का सबसे ज्यादा कहर टूटा है। महाराष्ट्र पुलिस में भी लगातार कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। अब तक देखा जाए तो 2211 केसेस महाराष्ट्र पुलिस में आए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी कोरोना बाधित हुए हैं और साथ ही साथ 25 पुलिसकर्मियों की अब तक जाने जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में ही 3 पुलिसकर्मी कोविड-19 से महाराष्ट्र में अपनी जान गंवा चुके हैं। उद्धव सरकार के सामने मुसीबत ये है कि अगर लॉकडाउन को बेहद सख्त करते हैं तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और रियायतों का बांध खोलते हैं तो कोरोना न जाने कितनी जिंदगियां बहा ले जाएगा। मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ सौरव वक्तानिया, मुंबई, आज तक। अब देश ये सोच रहा है कि जून में कोरोना से क्या होगा, लेकिन बिहार के नेता उससे आगे अक्टूबर और नवंबर की सोच रहे हैं कि वहां चुनाव होगा तो क्या होगा।
लॉकडाउन के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने लाव लश्कर के साथ गोपालगंज जाने के लिए आज निकले। वहां ट्रिपल मर्डर में पीड़ितों से मिलने वो जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और फिर शुरू हो गया सियासी हंगामा। हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। रोक लिया, डरता है पब्लिक से, सरकार पब्लिक से डरता है। लॉकडाउन बड़ा या राजनीति, ये सवाल आज आप बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से पूछ सकते हैं। उनके पास न पुलिस का पास था, न कहीं जाने की इजाजत थी। उस पर से समर्थकों का हुजूम ऐसा कि सामाजिक दूरी का कायदा कानून हवा में उड़ गया। लेकिन आरजेडी के नेता इस बात पर अड़े थे कि रेड जोन वाले गोपालगंज में जाएंगे तो जाएंगे। ये लॉकडाउन को पालन करने के लिए वही अपराधी गुंडा जो है अपने समर्थकों के साथ जो है 1000 बाइक के साथ जुलूस निकालता है गोपालगंज में, तो कार्रवाई नहीं होती है। और हम लोग जनप्रतिनिधि लोग अगर पीड़ितों का आंसू पोंछने जा रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रोका जा रहा है। आखिर क्यों नहीं विधायक जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई एक आईपीसी धारा नहीं है जो उस पे लगा हो, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? यही मांग है। तेजस्वी अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अगली सीट पर मोर्चा संभाले हुई थी और पीछे तेजस्वी के साथ बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद भी गाड़ी में थे। दूसरी गाड़ी में तेज प्रताप भी थे। पूरा परिवार गोपालगंज के लिए चला और रोका गया तो राबड़ी देवी ने सरकार पर हमलों की छड़ी लगा दी। क्या मर्डर किया तो 1000 मोटरसाइकिल बिना मास्क लगौले, तया उल्लंघन नहीं था। अमरदन पांडे जुलूस निकाला, कौन बात पर जुलूस निकाला? सरकार का बाबाई लूटा, सरकार मरवाया, उसी पर जुलूस निकाला। सरकार मरवाया है, मर्डर करवाया है। तेजस्वी ने गुरुवार को ही गोपालगंज कूच करने का ऐलान कर दिया था। दरअसल गोपालगंज में पिछले हफ्ते 3 लोगों की हत्या हो गई थी, जबकि एक आदमी घायल हो गया। ये हमने के उस क्षेत्र से चुनाव लड़े के भी हम ऐलान के लिए बनी, क्षेत्र संख्या 18 से यही से मरले वाला सन, यही तो मरवा होता था। कितने लोग घायल 2 आदमी हैं। पिछली बार नीतीश और लालू के गठबंधन में जेडीयू से अमरेंद्र पांडे चुनाव लड़े थे। तब उनका चुनाव प्रचार लालू ने भी किया था, लेकिन बदले माहौल में हत्याकांड में पांडे पर साजिश रचने के आरोप के साथ मुकदमा दर्ज हुआ तो तेजस्वी अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रिपल मर्डर के पीड़ितों से मिलने जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन की मंजूरी नहीं मिली। पटना के एसएसपी खुद सुबह से मोर्चा संभाले हुए थे। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात था, लेकिन जैसे ही तेजस्वी का काफिला निकला, पुलिस ने गाड़ी गेट पर ही रोक दी। बिना परमिशन के किसी भी तरह का इस तरह का कार्यक्रम करना उचित नहीं है और अलाउड नहीं है, इसलिए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और नोटिस के बाद रोकने के सभी इंतजाम किए गए। गिरफ्तार करिए। अभी तक आरजेडी की लड़ाई नीतीश सरकार से कोरोना के मजदूरों पर थी। अब गोपालगंज हत्याकांड ने उसका दायरा बढ़ा दिया, तो जवाब में नीतीश कुमार की सरकार भी उतर आई। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होना है। तेजस्वी ने पहले मजदूरों के सवाल को उठाया, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन और धरना भी किया। मजदूरों को खाना खिलाना भी जारी रखा, लेकिन अब बात सुशासन में कानून व्यवस्था की आई तो गोपालगंज कांड को लालू की पार्टी ने हाथों हाथ लपक लिया। रोहित सिंह, पटना, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।